गुड मॉर्निंग क्लास 10th। पौधों में हम पढ़ रहे थे जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण। जल व खनिज लवणों का अवशोषण हम पढ़ रहे थे और इस अवशोषण में ध्यान दीजिए, हमने बताया था रूट हेयर्स पाई जाएंगी, सेल पाई जाएंगी। रूट हेयर्स में हमने बताया था कि कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन ज़्यादा उपस्थित होंगे। बाहर तन विलयन होगा और अर्धपारगम्य झिल्ली ये जो है इसकी भांति व्यवहार करेगी। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो रूट हेयर्स की या मूल रोम की है। जब हम तन विलयन से परासरण की प्रक्रिया जानते हो, तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर जल का गमन ही क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है और जल मूल रोम में भर जाएगा। इसकी परासरणीयता जो होगी या परासरण दाब जो होगा वो कम हो जाएगा। पास वाली कोशिका का परासरण दाब अधिक हो जाएगा और जल इधर से इधर आ जाएगा। ऐसे ही जल हमने कहाँ तक पहुँचाया था? जाइलम तक पहुँचाया था। यहाँ तक की प्रक्रिया हमने बताई थी। आज हम उसी के आगे पढ़ेंगे कि जब ये जाइलम में ऊपर चढ़ता है और इधर तने में स्टेम में जाता है और इधर आपकी पत्तियां लगी हुई हैं, लीव्स लगी हुई हैं और इधर छिद्र है और इस छिद्र का नाम है स्टोमेटा और इसका नाम है लीफ। ध्यान दीजिए, ट्रांसपायरेशन वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पत्तियों के स्टोमेटा या रंध्र द्वारा जल वाष्प के रूप में उत्सर्जित होता है। उसी प्रक्रिया को हम क्या नाम देते हैं? उसी प्रक्रिया को नाम देते हैं वाष्पोत्सर्जन। क्यों वाष्पोत्सर्जन होता है? क्योंकि जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो पौधे भी अपने टेम्परेचर को मेंटेन बनाए रखने के लिए जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालते हैं ताकि उनके शरीर का जो लीव्स की पत्तियों का जो टेम्परेचर हो वो स्लो हो जाए, कम हो जाए, ताकि प्रकाश संश्लेषण आसानी से हो सके। आज जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, उपापचयी क्रियाएं हैं, वो आसानी से हो सकें। तो स्टोमेटा से जब जल बाहर निकल जाएगा और स्टोमेटा के आसपास जो है गार्ड सेल हैं, द्वार कोशिकाएं हैं, उसके बाद सहायक कोशिकाएं हैं जिसमें क्लोरोफिल पाई जा रही है। इसका मतलब इस कोशिका से जब जल बाहर निकल गया तो इस कोशिका का जो सॉल्यूशन है वो गाढ़ा हो गया, पानी बाहर निकल गया। इसका मतलब कोशिका के अंदर का विलयन कैसा हो गया? सांद्र। और इसका परासरण दाब क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। पास वाली कोशिका का जो परासरण दाब है वो क्या है? कम हो गया। यानी पास वाली कोशिका तन विलयन और जिससे जल बाहर निकल गया वो सांद्र विलयन। अतः जल पास वाली कोशिका से कहाँ चला आएगा? यहाँ पर, जहाँ से जल बाहर निकल गया। फिर इसमें जल की कमी हो जाएगी, फिर यहाँ से जल खिंचता हुआ आएगा और फिर जल ऐसे कमी होती पत्तियों में चली जाएगी। तो एक पत्ती की सेल से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से तीसरी, ऐसे चढ़ता जाएगा जल। लेकिन जब वह जल पूरी पत्तियों से बाहर निकल जाएगा तो अब जल कहाँ से खींचेगा? अब जल नीचे से खींचना स्टार्ट करेगा, जाइलम से। तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के कारण जाइलम में जो खिंचाव उत्पन्न होता है, जाइलम में जो जल का ऊपर की तरफ खिंचाव उत्पन्न होता है, उस बल को कहते हैं वाष्पोत्सर्जनाकर्षण बल। उस बल को क्या नाम देते हैं? वाष्पोत्सर्जनाकर्षण बल। कि वाष्पोत्सर्जन के आकर्षण से लगने वाला बल, कि पत्ती से पानी निकल रहा है, पास वाला गाढ़ा हो गया विलयन, उसके पास वाली कोशिका का तनु है वहां से इधर चला आया, फिर उसका गाढ़ा हो गया, उसके पास वाली कोशिका का विलयन तनु है, ऐसे ऐसे खिंचता हुआ जाइलम से खिंचाव उत्पन्न करता है। तो जो जाइलम पर वाष्पोत्सर्जन के कारण जो बल लग रहा है ऊपर की तरफ खींचने वाला, उसी को वाष्पोत्सर्जनाकर्षण बल कहेंगे। और इस बल में ये खासियत होगी तो जो जल की समान बूंदें होती हैं, जल की जो एक दूसरे की बूंदें होती हैं, उन बल में ससंजन बल पाया जाता है। कौन सा बल पाया जाता है? ससंजन बल। एक ही प्रकार के, समान प्रकार के अणुओं के बीच लगने वाले बल को ससंजन बल कहते हैं। और इसी ससंजन बल के कारण जल के अणु एक दूसरे से चिपके रहते हैं और जल की एक कंटिन्यूअस लगातार धारा बनी रहती है, ये टूटने नहीं पाती और जिससे जल खिंचता हुआ ऊपर की तरफ
चढ़ जाता है। तीसरा बल होता है आसंजन बल के कारण। आसंजन बल क्या है? आसंजन बल विभिन्न प्रकार के अणुओं के बीच लगने वाले बल को आसंजन बल कहते हैं। यानी जो जाइलम की जो दीवार है उसके जो अणु हैं वो अलग प्रकार से मिलकर बने हुए हैं, और जो जल है उसके अणु हैं उसकी संरचना अलग प्रकार से मिलकर बनी हुई है। तो जाइलम की दीवार और जल के बीच, दो भिन्न अणुओं के बीच लगने वाले बल को आसंजन बल कहते हैं। इस आसंजन बल के कारण ये जो है अणु इस जाइलम की दीवार से चिपके रहते हैं। जैसे एक गिलास पानी भर लीजिए, उस गिलास को तुरंत उल्टा कर दीजिए, और उल्टा करके जब ऊपर से ऐसे गिलास को देखोगे तो एक आध बूंद उस गिलास में लटकती हुई नजर आएगी, चिपकी हुई नजर आएगी। इसका मतलब जल की बूंदें और गिलास की दीवार के बीच जो बल लगा है, जिसके कारण दीवार, जो गिलास की दीवार पर जल के अणु चिपके हुए हैं, उसी बल को हम आसंजन बल कहते हैं। सेम वैसे ही आसंजन बल के कारण ये अणु जाइलम की दीवार से चिपके रहते हैं, ये नीचे नहीं आ पाते हैं, और जैसे जैसे खिंचाव ऊपर चढ़ता है ये ऊपर चढ़ता जाता है। यानी तीन बलों के सम्मिलित होने से जल नीचे से जाइलम द्वारा पत्तियों तक और काफी ऊंचाई तक पहुंचता है। और इस तीनों बल को जिस सिद्धांत के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं उसको डिक्सन और जॉली का सिद्धांत कहते हैं। डिक्सन और जॉली का सिद्धांत इसे कहा जाता है कि इन तीन बलों के कारण ही जो जल होता है वो नीचे से ऊपर चढ़ता है। तो इसको अच्छे से तैयार कर देना। कल वाला जो वीडियो हमने अवशोषण मूल रोम के द्वारा बताया था, उसके बाद ऊपर जो चढ़ना बताया था, ये दोनों प्रक्रिया तैयार करके आना। थैंक यू।